हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ काजोल सैनी फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्रीज़। इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब हम इसकी एंट्रीज़ को देख लेते हैं एक बार। नॉर्मली क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, या हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं या सैम्पल पेपर्स देखे हैं, तो जनरली क्वेश्चंस हमारे पास जर्नल एंट्री का ही आया है। बट बिल्कुल इस तरीके से रिलाय मत होके जाइएगा कि जर्नल एंट्रीज ही आएंगी। एक बार आप रियलाइजेशन अकाउंट का को बनाने वाला जो क्वेश्चन होता है उसको भी करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ईजी होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्ट होकर चले जाना, रिजिड होकर चले जाना कि यार एंट्रीज ही आएंगी और अचानक से वहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए आ गया, तो आप बहुत ही ज़्यादा पजल हो जाते हैं। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। जब आपके पास टाइम है तो करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फॉर क्लोजिंग द एसेट्स। अगर आपको एसेट्स क्लोज करने हैं तो आप देखो, आप बुक्स क्लोज करने जा रहे हो। अब क्या होता है ना कि जब बुक्स क्लोज हो रही होती हैं, रियलाइजेशन हो रहा होता है जब डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो एक एक एसेट अकाउंट को अगर आपने सेपरेट क्लोज करना शुरू किया कि ये देख कर कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, 10,000 की चीज़ 8,000 में बिकी है तो 2,000 का लॉस हुआ, तो आप उस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करोगे? और बहुत सारी एंट्रीज आपकी बनती चली जाएंगी उससे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया कि एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। उसी अकाउंट से सारे एसेट्स को रियलाइज करेंगे, वहीं के वहीं लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देंगे। तो सभी एसेट्स और सभी लाइबिलिटीज़ अकाउंट के अंदर उनके अपोजिट साइड में हमने रियलाइजेशन अकाउंट डाल दिया। अब आपको पता है कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो उसके क्रेडिट बैलेंसेस दिख रहे होंगे। तो उन सभी जगह पर हमने क्रेडिट में रियलाइजेशन लिख दिया। दैट मीन्स आपकी एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। क्योंकि आपको एसेट्स को क्लोज करना था, तो एसेट्स क्लोज किस साइड होंगे? क्रेडिट साइड होंगे। तो आपने हर जगह पर रियलाइजेशन डाल के वहां पर एसेट्स को क्लोज कर दिया। तो ट्रांसफरिंग एंट्री पहली है एसेट्स की, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। नाम दे रखा है आपको क्वेश्चन में तो आप नाम यूज करोगे। लाइकवाइज लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो आप उसे डेबिट करोगे। तो क्रेडिट में क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री बनी आपकी सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। जनरली अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है तो ये स्टार्टिंग की दो एंट्रीज वैसे आपको करनी नहीं होती, वो ऑलरेडी हुई हुई होती हैं। आपको उसको आगे की एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो अब आते हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, चाहे रिकॉर्डेड हो या ना रिकॉर्डेड हो, अनरिकॉर्डेड हो। एक चीज और, जब आप ट्रांसफरिंग एंट्री कर लेते हैं ना, तो उसके साथ ये मतलब निकलता है कि अब आपकी बुक्स में ना तो कोई एसेट है जिसे आपने ट्रांसफर कर दिया है, ना ही कोई लाइबिलिटी है। यानी कि अगर आपने फर्नीचर को रियलाइजेशन में डाल दिया है तो अब आपकी बुक्स में फर्नीचर नाम का कोई एसेट नहीं है। तो कल को अगर आप फर्नीचर को रियलाइज करोगे तो ये जनरल एंट्री नहीं होगी कैश टू फर्नीचर। अब आप किसी एसेट या लाइबिलिटी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बुक्स क्लोज कर रखी हैं। अगर आपके रिकॉर्डेड एसेट्स थे तो आपने उसे रियलाइजेशन में डाल के उसे क्लोज कर दिया है। अब आप कोई एसेट का नाम इस्तेमाल नहीं करोगे। इसी तरीके से जब आपने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया तो आपकी सारी लाइबिलिटीज क्लोज हो चुकी है। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो क्या पहले आप उसे रिकॉर्ड करोगे उसका नाम लिख के? नहीं। क्यों रिकॉर्ड करना है? बुक्स तो क्लोज ही होने जा रही है, फर्म बंद होने जा रही है। तो इन दैट केस आपको सिर्फ इतना देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, बस। एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद सिर्फ ये देखो पैसा आ रहा है या जा रहा है। पैसा आएगा, कैश बैंक को डेबिट कर देना। पैसा जाएगा, कैश बैंक को क्रेडिट कर देना। मैंने आपको रियलाइजेशन का कंसेप्ट बताया कि रियलाइजेशन में पैसा आता क्रेडिट साइड में, जाता डेबिट साइड से है। तो अगर पैसा आ रहा है तो कैश को तो करोगे डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे? रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में पैसा आता है। अगर पैसा जा रहा है तो कैश को करोगे क्रेडिट, तो डेबिट क्या करोगे? रियलाइजेशन। यानी कि एक्सपेंसेस के लिए, पेमेंट्स के लिए रियलाइजेशन डेबिट, इनकम के लिए पेमेंट रिसीव कर रहे हो कहीं से तो उसके लिए रियलाइजेशन को करोगे क्रेडिट। तो अब देखो यहाँ पर फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। अगर आप कैश में एसेट को बेचते हो तो पैसा आएगा। अब जब पैसा आपके पास आएगा, एक सेकेंड, पैसा आपके पास आएगा तो कैश को करोगे डेबिट और रियलाइजेशन को करोगे क्रेडिट। देखो, जब भी आप एसेट्स बेचोगे तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। कैश में बेचा तो कैश और बैंक आ गया। कोई पार्टनर लेकर चला गया आपका एसेट, अगर आपका कोई एसेट पार्टनर लेकर चला जाता है तो हमने पार्टनर से पैसा लेना है ना। अगर पार्टनर पैसा दे देता है तो हम कैश टू रियलाइजेशन लिख देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम उसके कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये डेबिट वाली आइटम बदल गई। पैसा आया तो कैश लिख दिया, पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर का नाम लिख दिया। रियलाइजेशन तो क्रेडिट ही होगा, क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है। When an asset is took over by a creditor in full and final settlement,
एक क्रेडिटर कहता है जी हमने आपसे 12,000 रुपये लेने हैं, एक काम करो अपना 10,000 का ये एसेट दे दो, आपका और हमारा लेन देन खत्म। वो हमसे 2,000 रुपये मांग नहीं रहा है, उसने कहा लेन देन खत्म, ना मेरे पास पैसा आया ना मेरे पास पैसा गया, नो एंट्री। क्योंकि क्रेडिटर और किसी एसेट के अकाउंट को तुम ओपन वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। लाइकवाइज अगर आपको किसी लाइबिलिटी को सेटल करना है तो उसके लिए भी अगर आपने लाइबिलिटी की पेमेंट करी तो रियलाइजेशन टू कैश, खर्चा हुआ, एक्सपेंस है, रियलाइजेशन को डेबिट किया, पैसा जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटीज पेड ऑफ बाय अ पार्टनर, कोई लाइबिलिटी आपका पार्टनर पे कर रहा है तो अब आपके पास से पैसा नहीं गया, आप किसको दोगे? पार्टनर को पैसा दोगे। अगर आपने खुद से लाइबिलिटी पे ऑफ करी तो आप रियलाइजेशन टू कैश लिख रहे हो, लेकिन वही लाइबिलिटी अगर आपका पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब आप वो पैसा अपने पार्टनर को दोगे। ठीक है, क्लियर होगी एंट्रीज यहाँ तक। आगे चलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट देखने हैं, पेड बाय, बॉन्ड बाय। पेड बाय मतलब किसकी जेब से पैसा निकल रहा है, बॉन्ड बाय खर्चा किसका था, किसको बियर करना था वो नुकसान या वो खर्चा। तो अगर क्वेश्चन खुद बताता है पेड बाय बॉन्ड बाय तो ठीक, कि पार्टनर ने पे किया या फर्म ने पे किया या पार्टनर ने बॉन्ड किया या फर्म ने बॉन्ड किया तो ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट एनी वन ऑफ दिस, कि पेड बाय और बॉन्ड बाय, कुछ नहीं बताया क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा फर्म ही अज्यूम करते हैं कि किसने पे किया होगा या किसने बॉन्ड किया होगा, फर्म ने। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जज करना है। अब जैसे कि यहाँ पर पहला है पेड बाय फर्म, बॉन्ड बाय फर्म, फर्म का खर्चा फर्म ने पे किया। फर्म अपने सारे खर्चे रियलाइजेशन से पे करती है, तो जब भी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए पेड बाय द फर्म हो या बॉन्ड बाय द फर्म हो तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का आपको इस्तेमाल करना है। अगर फर्म का खर्चा है तो हमेशा रियलाइजेशन यूज करना है, तो यहाँ तो फर्म का ही खर्चा है, फर्म ही पे कर रही है, तो रियलाइजेशन टू कैश। अगले में पेड बाय फर्म, बॉन्ड बाय पार्टनर, फर्म का खर्चा नहीं है, पार्टनर का खर्चा है, तो जिसका खर्चा है उसे डेबिट करो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन फर्म की जेब से गया है यानी कि फर्म के कैश से गया है, तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। पेड बाय द पार्टनर, बॉन्ड बाय द फर्म, फर्म का खर्चा था लेकिन पार्टनर ने अपनी जेब से दे दिया, फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर की जेब से गया तो पार्टनर को क्रेडिट, तो पार्टनर को पैसा दे देंगे हम। पेड बाय वन ऑफ द पार्टनर एक्स एंड बॉन्ड बाय अनदर पार्टनर वाई, ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्टनर का खर्चा दूसरा पार्टनर कर रहा हो, मैं पहले फिफ्थ केस करा रही हूँ आपको, तो वहां पर जिसका खर्चा है उसको कर दो डेबिट, बॉन्ड बाय जो है उसको करो डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जिसने पे किया उसको कर दो क्रेडिट क्योंकि वो पर्सन उसको कॉम्पेंसेट करेगा, तो वाई टू एक्स। फोर्थ केस जो है हमारा वो कहता है पार्टनर का ही खर्चा पार्टनर ने पे किया, लेकिन पार्टनर दोनों सेम होने चाहिए। जैसे फिफ्थ में देखो एक्स और वाई है लेकिन फोर्थ में दोनों ही पार्टनर है, उसका नाम है एक्स, तो यहाँ पर पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर अपनी जेब से कर रहा है, तो फर्म को क्या मतलब उस चीज़ से, कोई मतलब नहीं है, तो इन दैट केस नो एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कंसेप्ट क्लियर। उसके अलावा और बहुत छोटी छोटी सी एंट्रीज होती हैं, जैसे कि कभी एक पार्टनर को अग्री किया गया है कि वो डिसोल्यूशन का काम करेगा और सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करेगा। आप ये बस ये देखो कि फर्म का खर्चा क्या है, फर्म ने कहा आप सारा डिसोल्यूशन का काम करोगे, हम सिर्फ आपको एक रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 20,000 की, अब खर्चा चाहे जितना भी हो वो आपका है, ज़्यादा हो चाहे कम हो वो आपको देखना है, तो फर्म की जेब से तो सिर्फ रियलाइजेशन के रिश्ते रेम्यूनरेशन ही तो गया सिर्फ, तो आप एंट्री कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिर्फ रेम्यूनरेशन के अमाउंट से, खर्चा कितना था फिर हमें कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि हमने तो आपको सौंप दिया है 20,000 रुपये हैं, अब आप देखो खर्चा कितने का होगा, हम तो सिर्फ 20,000 रुपये ही देंगे। ठीक है, कोई एक्सपेंस अगर फर्म पे करती है तो आपको पता ही रियलाइजेशन टू कैश एंट्री करनी है। लास्ट पे रियलाइजेशन को आप क्लोज करते हो, गेन निकालते हो, लॉस निकालते हो, गेन होगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। उसके अलावा और छोटी छोटी एंट्रीज है जैसे कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बांटना, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपने और चैप्टर्स में भी किया तो इसको मैं इतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ। 11th एंट्री में बता देती हूँ, फॉर अ लोन गिवन टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर को लोन दिया है किसी फर्म ने तो फर्म का एसेट है तो डायरेक्ट पैसा मिलता है उस लोन का, तो कैश और बैंक डेबिट टू पार्टनर लोन, ये आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना होता। फॉर लोन टेकन बाय द पार्टनर, और पार्टनर ने कभी कोई लोन दे रखा हो तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर भी इसकी पेमेंट भी डायरेक्ट होती है, पार्टनर लोन टू कैश और बैंक, ये भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, बस ये आपका बेसिक कंसेप्ट था एंट्रीज का।
नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक इलिस्ट्रेशन करा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए।